इंसानी जीवन हमारे सौरमंडल ही नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही है जहां ये पाया जाता है। बेशक ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल तो हमें यही लगता है कि शायद इस यूनिवर्स में हम अकेले हैं। ये बात हम इंसानों में दो तरह के इमोशंस पैदा करती है। कुछ लोग ये सोचकर ही सहम जाते हैं कि इंसानी सभ्यता इस अनंत ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेली है। वहीं इसके विपरीत कुछ लोग मानते हैं कि चलो अकेले ही सही, हम इंसानों के पास पूरा यूनिवर्स है जहां हम जा सकते हैं, जहां हम राज कर सकते हैं। पर सोचने वाली बात है कि हमारा अस्तित्व चाहे पृथ्वी तक ही सीमित है, लेकिन इंसानों को इस पृथ्वी पर आए आज 3 लाख साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। क्या हम पृथ्वी को छोड़कर कहीं जा पाए हैं? 16 जुलाई सन 1969 से पहले इसका जवाब था नहीं। ये वो तारीख है जब इंसानों ने पहली बार अपोलो प्रोग्राम के तहत चांद की सतह पर कदम रखा। आज इस घटना को 50 साल से भी अधिक समय हो चुका है और आज भी हमारा उत्तर वही है जो 50 साल पहले था। जी हाँ, हम चांद तक जा पाए हैं, पृथ्वी से कुल 4 लाख किलोमीटर के करीब। लेकिन चांद पर पड़े वो ऐतिहासिक कदम आज भी हम इंसानों के वजूद की गवाही देते हैं। अपोलो प्रोग्राम में हम वहां चांद से सिर्फ वहां की फोटो और सैंपल्स ही नहीं लेकर आए, बल्कि वहां पर बहुत कुछ ऐसा छोड़ आए जो एक लंबे अरसे तक वहां ऐसे ही बने रहेंगे। कुछ साइंटिफिक इक्विपमेंट्स जैसे कि रेट्रो रिफ्लेक्टर्स, ल्यूनर रोवर्स, लैंडर्स, सिस्मोमीटर्स और इसके अलावा भी बहुत कुछ। पर चांद पर हमारी निशानियां कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर हमारी आने वाली पीढ़ियों को गर्व होगा, जैसे कि फुटप्रिंट्स, फुटपाथ्स और रोवर ट्रैक्स। ये सब निशान चांद की मिट्टी में ज्यों के त्यों बने हुए हैं। लेकिन आखिर कब तक? क्या ये हमेशा रहेंगे या फिर एक बड़े टाइम स्केल पर ये कभी न कभी गायब हो जाएंगे? कुछ लोग मानते हैं कि ये फुटप्रिंट्स और बाकी के प्रिंट्स चांद की सतह पर लाखों करोड़ों सालों तक एग्जिस्ट करते रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि चांद पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो वहां ना तो हवा चलती है और ना ही धूल मिट्टी उड़ती है। तो इन सब वजहों से उन प्रिंट्स के मिटने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी चांद पर कुछ ऐसी रहस्यमय प्रोसेसेस चल रही हैं जिनसे ये फुटप्रिंट्स हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा तेजी से मिटते जा रहे हैं। इन प्रिंट्स के गायब होने के पीछे कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, जैसे कि मून क्वेक्स, थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और इसके अलावा वो मिस्टीरियस प्रोसेसेस जो चांद के अंदर चल रही हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि सोलर इवेंट्स, सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन, इम्पैक्ट्स एटसेट्रा। हम ये तो जानते हैं कि ये प्रिंट्स चांद पर हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, और ये चांद पर कितने लंबे समय तक टिके रहेंगे ये डिपेंड करेगा उन बताए गए फैक्टर्स पर कि वो फैक्टर्स किस तरह से इन प्रिंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, वो कितनी देर में रिपीट हो रहे हैं और ये मून की उन लोकेशंस के आसपास के एनवायरनमेंट पर क्या असर डाल रहे हैं। अब ये प्रिंट्स मून की सरफेस से कैसे मिटेंगे, इसकी हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली संभावना है कि ये वायलेंटली एक ही झटके में खत्म हो जाएं, जैसे कि किसी इम्पैक्ट से। वो कोई एस्टेरॉयड या मेटेरॉयड इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरी संभावना है कि इन प्रिंट से धीरे धीरे या तो मटेरियल रिमूव होना शुरू हो जाए, ये डिफॉर्म होने लग जाए। शेकिंग और वाइब्रेटिंग मून सरफेस इसके लिए जिम्मेवार होगी। इनसे पार्टिकल रिमूव होंगे और प्रिंट्स इरेज होने लग जाएंगे। तीसरी और आखिरी संभावना है कि ये प्रिंट्स पार्टिकल्स और अन्य चीजों की लेयर के नीचे दबकर खत्म हो जाएं। ऐसा एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स और प्रेसिपिटेशन की वजह से हो सकता है। चांद हमारी धरती से भले ही बहुत दूर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये उन सभी खतरों से बच पाया है जो आमतौर पर हमारी पृथ्वी के लिए आते हैं। ये स्पेस है, ये किसी पर भी दया नहीं करता। चांद पर भी वो सभी खतरे मौजूद हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में किसी भी दूसरे प्लेनेट पर आ सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम से ट्रेवल करते छोटे छोटे डस्ट ग्रेन पार्टिकल्स, बड़ी बड़ी बॉडीज जैसे कि एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स, कॉस्मिक रे पार्टिकल्स और रेडिएशन, चांद पर ये सब मिलेगा। चांद की डार्क साइड को देखकर कोई भी समझ सकता है कि सौरमंडल के शुरुआती दौर में
चांद किस तरह की परिस्थितियों से होकर गुजरा है। चांद पर बने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े क्रेटर ये सब कुछ बयां करते हैं। इन्हीं डार्क रीजन्स में लावा फ्लो और छोटे छोटे नए क्रेटर्स को स्टडी करके वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि ये इम्पैक्ट्स समय के साथ साथ कम होते गए और इसीलिए बड़े आकार के नए इम्पैक्ट क्रेटर्स हमें चांद पर देखने को आज नहीं मिलते। हालांकि इस बात से तो एक बहुत बड़ी राहत है। वहीं अगर धरती की बात करें तो रोजाना एस्टेरॉइड्स और मेटेओर के गिरने से करीब 33 मेट्रिक टन मटेरियल धरती पर रोज गिरता है। हालांकि ये एक लंबे टाइम स्केल के डेटा से निकाला गया एवरेज है, पर धरती के मुकाबले चांद का साइज बहुत छोटा है और ऐसी ऑब्जेक्ट्स के लिए मून एक छोटा टारगेट है। आप रफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि जितना मटेरियल धरती पर गिरता है तो उसका सिर्फ 7.5% ही चांद को हिट करता होगा और ये आंकड़ा करीब करीब 2460 किलोग्राम रोज का होता है। अब ये जो फास्ट मूविंग मटेरियल है उसकी स्पीड 2 से 7 किलोमीटर पर सेकंड तक हो सकती है, जो टकराने पर इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी रिलीज करेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर 5 किलोग्राम का कोई मेटेओर अगर चांद से टकराता है तो चांद पर करीब 30 फीट गहरा एक क्रेटर बन जाएगा और 75,000 किलो जितना मटेरियल उस गड्ढे यानी कि क्रेटर से रिमूव होगा। अब हमें पता है कि जितना मटेरियल चांद से टकराता है और उसका चांद पर क्या असर पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि चांद का टोटल सरफेस एरिया 38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, धरती के पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के बराबर। और ये जो 2460 किलोग्राम का मटेरियल गिरने वाला है ये 38 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होगा और मोस्टली इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स ही होते हैं जिनका मास एवरेज 0.0001 ग्राम तक ही होता है। तो कैलकुलेशंस के हिसाब से ये पार्टिकल्स चांद पर 1 सेंटीमीटर डीप फुटप्रिंट्स को मिटाने में 4 मिलियन से लेकर 100 मिलियन साल तक का समय लेंगे, जो कि ह्यूमन टाइम स्केल पर बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा सोलर विंड्स, सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन से निकलने वाले सोलर पार्टिकल्स भी चांद की सतह से टकराते हैं और ल्यूनर सॉइल के पार्टिकल्स को रीअरेंज कर देते हैं। इसके अलावा गामा रेज और रेडियो वेव्स जो कि कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन की शक्ल में हर जगह पर मौजूद होते हैं, कॉस्मिक पार्टिकल्स जैसे कि कॉस्मिक रेज भी चांद तक अपना रास्ता बना लेती हैं। ये सारी चीजें उन फुटप्रिंट्स के गायब होने की प्रोसेस में किसी कैटलिस्ट का काम करती हैं। हमारा चांद बहुत से वॉलेटाइल एलिमेंट्स और कंपाउंड से भरा पड़ा है। ल्यूनर सॉइल में हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। जब स्पेस से आने वाले ये पार्टिकल्स बहुत तेजी से चांद की सरफेस को हिट करते हैं तो वो सारी एनर्जी इन एलिमेंट्स में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे ये एक्साइट होकर स्पेस में उड़ जाते हैं और कभी कभी चांद की ग्रेविटी को छोड़कर स्पेस में भी चले जाते हैं। चांद की ऊपरी सतह में ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन तक पाया जाता है। जब इन इम्पैक्ट से मिलने वाली एनर्जी और सनलाइट इन पर पड़ती है, जैसे कि सोडियम पर, तो ये बहुत जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके आयोनाइज हो जाता है और आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को सोलर विंड्स बड़ी ही आसानी से उड़ाकर ले जाती हैं। तो ये सारी चीजें चांद पर हमेशा से चलती आई हैं और हमेशा ऐसे ही चलती रहेंगी। अगर इन सब प्रोसेसेस का कंक्लूजन निकाला जाए तो चांद हर पल अपना एटमॉस्फेयर खोता जा रहा है, जो वाकई एक सैड पार्ट ऑफ रियलिटी है। हम वैसे तो कह देते हैं कि चांद पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, और है भी तो वो बहुत कम, लेकिन कितना कम चलिए जानते हैं। धरती की अगर बात करें तो सी लेवल पर एटमॉस्फेयर में करीब 10⁻19 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर में पाए जाते हैं, लेकिन वहीं चांद पर हर क्यूबिक सेंटीमीटर में सिर्फ 10 लाख मॉलिक्यूल्स ही मौजूद होते हैं और इनमें से ज्यादातर नोबल गैसेज ही होती हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही जगह पर टिकी रहती हैं, क्योंकि नोबल गैसेज ज्यादा रिएक्ट नहीं करती। जब चांद पर कोई मेटेओर शावर होती है तो जैसे ही वो मेटेओर के पार्टिकल्स चांद की सतह से टकराते हैं तो चांद की सतह से कुछ डस्ट पार्टिकल्स उड़कर एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की एटमॉस्फेरिक डेंसिटी हल्की सी बढ़ जाती है। और फिर जब ये धूल दोबारा से सरफेस पर बैठती है तो फुटप्रिंट्स के डिग्रेड होने की प्रोसेस 2 गुना ज्यादा तेज हो जाती है। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि लैंडर्स,
rovers, launching or landing, including natural activities like meteor shower in footprints, footpaths और rover tracks को कुछ 10 लाख साल या कुछ लाख साल, इवन कुछ हजार सालों में भी मिटा सकती है। तो इम्पैक्ट से ज्यादा कंसर्निंग यहाँ पर सेटलिंग डाउन पार्टिकल्स हैं, जो इन प्रिंट्स को ऊपर की एक लेयर से ढक देंगे और ये बहुत जल्दी मिट जाएंगे। अब बात करते हैं इंटरनल इवेंट्स यानी कि चांद पर चलने वाली गतिविधियां, जैसे कि मून क्वेक्स के बारे में। जब से हमने चांद को समझना शुरू किया है, तब से ही हम चांद पर होने वाली हलचलों को रिकॉर्ड करने के लिए वहां पर कई सिस्मोमीटर्स छोड़कर आए हैं। हाल ही में भारत के चंद्रयान 3 ने भी मून क्वेक्स को कंफर्म कर दिया है। तो इतने सारे डेटा से हमने मून क्वेक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डीप मून क्वेक्स, जो कि सरफेस के करीब 700 किलोमीटर नीचे आते हैं, ये मेनली हमारी अर्थ की टाइडल फोर्सेस की वजह से जनरेट होते हैं। सरफेस वाइब्रेशंस, जो कि किसी एस्टेरॉयड या मेटेओर के इम्पैक्ट के वजह से बनती हैं। थर्मल क्वेक्स, ये चांद पर चल रहे डे नाइट साइकिल की वजह से बनते हैं। दिन में ज्यादा गर्मी होने की वजह से चांद की सतह एक्सपैंड होती है, तो वहीं रात को टेम्परेचर -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो ल्यूनर सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से थर्मल क्वेक्स आते हैं। और चौथे नंबर पर है शैलो मून क्वेक्स। ये चांद की ऊपरी सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे बनते हैं। यहाँ पहले जो 3 मून क्वेक्स हैं, वो सिस्मिक स्केल पर बहुत छोटे होते हैं, माइल्ड होते हैं और हार्मलेस होते हैं। ये ल्यूनर सरफेस पर पार्टिकल्स को रीअरेंज या डिफॉर्म नहीं कर सकते। लेकिन जो शैलो मून क्वेक्स हैं, वो सिस्मिक स्केल पर 5.5 तक भी जा सकते हैं। इनमें दूसरे मून क्वेक्स के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा पावर होती है। पृथ्वी से अगर कंपेयर करें तो यहाँ धरती पर सबसे ताकतवर अर्थक्वेक मैक्सिमम 2 मिनट तक रह सकता है, लेकिन चांद पर शैलो मून क्वेक्स 10 मिनट तक अपना भयंकर रूप दिखा सकते हैं। एक भी ऐसा मून क्वेक उन प्रिंट्स के नीचे के इलाकों में अगर आ जाता है, तो वो करोड़ों, लाखों और हजारों सालों का टाइम स्केल धरा का धरा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुछ मिनट्स में सारा खेल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा मानो इंसानों ने कभी चांद पर कदम रखा ही नहीं था। अपोलो सिस्मिक नेटवर्क ने 8 सालों की अपनी लाइफ में चांद पर करीब 28 हाई मैग्नीट्यूड मून क्वेक्स को स्टडी किया था। उस डेटा से हाल ही में की गई स्टडी से एक बात तो साफ है कि चांद अपने अंदर ही खुद बहुत एक्टिव है, और इसी वजह से पिछले कुछ 100 मिलियन सालों में चांद 50 मीटर तक सिकुड़ गया है। जैसे जैसे इसकी कोर और इंटीरियर ठंडा पड़ता जा रहा है, ये उतना ही सिकुड़ता भी जा रहा है। अपोलो 17 साइट पर जो लार्ज मैग्नीट्यूड मून क्वेक रिकॉर्ड किया गया था, उसका सेंटर करीब 13 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी फुटप्रिंट्स, एस्ट्रोनॉट्स के फुटपाथ और ल्यूनर व्हीकल के ट्रैक्स को कुछ भी नहीं हुआ। इससे एक कंक्लूजन तो ये निकलता है कि अगर मून क्वेक्स की वजह से ये फुटप्रिंट्स अगर इरेज हुए, तो उस मून क्वेक के एपिसेंटर को लैंडिंग साइट के एकदम नीचे होना होगा, जो कि बहुत ही रेयर इवेंट होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के कदमों के निशान चांद पर लाखों करोड़ों सालों तक रह सकते हैं। सिर्फ कुछ रेयर केसेस में ही अगर डायरेक्ट उनके ऊपर कोई एस्टेरॉयड या कोई भी इम्पैक्ट होता है, और या फिर उस जगह के बिल्कुल नीचे कोई बहुत बड़ा मून क्वेक आता है, सिर्फ उसी केस में ये प्रिंट्स इरेज हो सकते हैं। और ऐसे रेयर इवेंट्स होने की संभावना भी करोड़ों अरबों में सिर्फ एक है। ह्यूमन एक्टिविटीज ऑब्वियसली मून सरफेस को जल्दी डिग्रेड करेंगी, पर अगर इंसान चांद पर पहुंचते हैं तो वो इन धरोहरों को सहेजने का प्रयास जरूर करेंगे। स्पेस एक्सप्लोरेशन हमेशा से मानव सभ्यता की सीमाओं को परखता आया है। जैसे ही नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर उतारने की तैयारी कर रहा है, लेकिन इसके साथ ही चांद पर जो खतरे मौजूद हैं, वो इस मिशन के साथ ही हमारे लिए एक रियलिटी बन जाएंगे। कल्पना कीजिए कि एक अंतरिक्ष यात्री चांद के साउथ पोल के पास एक बीहड़ इलाके में किसी एक्सपेडिशन पर गया है, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। वो अंतरिक्ष यात्री मून के साउथ पोल पर मौजूद किसी क्रेटर की गहराइयों में चला जाता है, जो हमेशा अंधेरे से ढका रहता है, जहां कभी कोई रेडियो सिग्नल नहीं पहुंच पाता, और वहां का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। इस घटना के बाद से उस एक्सपेडिशन और एस्ट्रोनॉट से हर तरह का कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है।
-173 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान में और लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ वो एस्ट्रोनॉट अब जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। चांद पर दूर दराज मौजूद एक बहुत ही खतरनाक इलाका, जहां दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता, न कोई जीपीएस, न कोई रेडियो कनेक्शन। इसके अलावा सबसे खतरनाक बात तो ये है कि वहां पर वो हेल्प के लिए ना तो आसपास से किसी को बुला सकता है और ना ही चिल्ला सकता है, क्योंकि वहां उसे सुनने वाला कोई नहीं होगा। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स इस तरह की सिचुएशन से डील करने में माहिर होते हैं। उन्हें इस तरह की परिस्थितियों से डील करने की ही ट्रेनिंग मिली होती है, लेकिन चांद पर जो परिस्थितियां हैं वो कहीं और नहीं पाई जाती। जहां ब्लैकआउट्स होना एक आम बात है, वहां का इलाका पूरी तरह से गहरे गड्ढों, क्रेटर्स और बड़ी बड़ी चट्टानों से भरा पड़ा है, जो उस एस्ट्रोनॉट के लिए किए जाने वाले किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को बहुत ही चैलेंजिंग बना देता है। जहां धरती पर हम किसी भी रेस्क्यू ऑपरेशन को घंटों में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लेकिन चांद पर ऐसा कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ज्यादा समय लेने वाला है। हर एक सेकंड हमें एक नया खतरा मिलेगा। स्पेस के उस हार्श एनवायरनमेंट में, चांद के उस वैक्यूम में कोई भी इक्विपमेंट माल फंक्शन कर सकता है। नेविगेशन सिस्टम हमें एरर दे सकते हैं और ये सारे इंस्ट्रूमेंट फेलियर्स मून बेस पर रहने वालों और एस्ट्रोनॉट्स के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए यहाँ पर नया ल्यूनर डिस्ट्रेस सिस्टम काम आने वाला है। यूनिसा यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका से रिसर्चर्स की एक टीम ने इसे डेवलप किया है। ये सिस्टम चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। ये चांद के हार्श और यूनिक कंडीशंस को देखते हुए ही बनाया गया है। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि चांद पर हमारे एस्ट्रोनॉट्स चाहे किसी भी हालात में हो, किसी भी रिमोट एरिया में काम कर रहे हो, वो एक डिस्ट्रेस सिग्नल अपने बेस तक पहुंचा पाएं, जहां उनकी हेल्प करने के लिए कोई तो मौजूद होगा। और ये ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आने वाले समय में बहुत सी जिंदगियां बचा सकती है। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ चांद तक ही सीमित नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को आगे हर जगह पर यूज किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम ल्यूनर एक्सप्लोरेशन के कुछ ऐसे अनजान खतरों को एक्सप्लोर करेंगे जो वाकई नासा को सोचने पर मजबूर करते हैं, और कैसे हमारी धरती से बाहर चांद पर रेस्क्यू सिस्टम काम करेगा और ये धरती पर हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये रोमांचक सफर अब शुरू होने वाला है। डेंजर्स ऑफ ल्यूनर एक्सप्लोरेशन। मून को एक्सप्लोर करना, इसे कॉलोनाइज करना सुनने में काफी फ्यूचरिस्टिक, साइंस फिक्शनल और काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है, लेकिन ये उन सबसे खतरनाक एनवायरनमेंट्स में से एक है जहां इंसान कभी रहने के लिए जाना चाहेगा। चांद पर कोई वातावरण नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहां सांस लेने के लिए ना तो हवा है, ना वहां मौसम है, और ना ही कोई ऐसी प्रोटेक्शन है जो वहां सूरज और स्पेस से आ रहे जानलेवा रेडिएशन से हमें बचा सके। चांद पर दिन के समय वहां की सरफेस का टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और वहीं रात को यही टेम्परेचर गिरकर -173 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। और ऐसे में जहां तापमान में इतना ज्यादा शिफ्ट देखने को मिलता हो, वहां किसी भी शेल्टर के बिना कोई प्रॉपर इक्विपमेंट के ये शिफ्ट इंसानों को मिनटों में ही खत्म कर सकता है। चांद का साउथ पोल, जहां नासा अपने फ्यूचर मिशंस भेजने की तैयारी कर रहा है, वहां पर तो खतरा और भी ज्यादा है। वो इलाका परमानेंट डार्कनेस में डूबे क्रेटर से भरा पड़ा है जो मीलों चौड़े हैं। इन अंधेरे इलाकों में कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, जिससे कि इनमें से कुछ क्रेटर्स इतने ज्यादा ठंडे हैं कि वो हमारे सोलर सिस्टम के वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक हैं। और इन इलाकों में अगर एस्ट्रोनॉट्स किसी एक्सपेडिशन पर जाते हैं तो उन्हें पूरी तरह से अपने इक्विपमेंट्स के भरोसे ही रहना होगा, और अगर यहाँ पर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो उसके परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। एक और सबसे बड़ा खतरा कम्युनिकेशन में आ जाता है। रेडियो सिग्नल्स मून के बीहड़ इलाकों में ऊबड़ खाबड़ सतह होने की वजह से चांद को पूरी तरह से कवर नहीं कर पाते। अगर कोई एस्ट्रोनॉट गहरे क्रेटर में चला जाता है या फिर ऐसे इलाके के बीच में फंस जाता है जहां रेडियो सिग्नल्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वो मिशन कंट्रोल या फिर आसपास के कॉलोनाइज्ड इलाकों से संपर्क नहीं कर पाएगा।
चांद का वो हार्श एनवायरनमेंट और वो अकेलापन कुछ ऐसा होगा कि उसके लिए मदद बुला पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसी सर्वाइवल सिचुएशंस में समय ही सब कुछ होगा। हर एक सेकंड बिना कम्युनिकेशन के उनकी जिंदगी के बचने की संभावना को लगातार घटा रहा होगा। और इसके बाद कुछ मैकेनिकल रिस्क भी आ जाते हैं, जैसे कि स्पेस सूट, रोवर और लाइफ सपोर्ट सिस्टम। ये सभी चीजें चांद के हार्श एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए ही डिजाइन की जाती हैं, लेकिन ये पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं होती। और अगर एक भी इक्विपमेंट फेलियर होता है, जैसे कि हेलमेट के वाइजर में कोई क्रैक आना या फिर ऑक्सीजन टैंक में माल फंक्शन होना या फिर आप कह सकते हैं कि रोवर का डेड हो जाना, एस्ट्रोनॉट्स को ऐसे हालात में लाकर खड़ा कर देगा जहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। जी हाँ, अंतरिक्ष यात्रियों का स्पेस का डीप रिसर्च करना इतना ज्यादा खतरनाक हो सकता है कि पलक झपकते ही इनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि ब्लैक होल्स, कॉस्मिक रेज, गामा रे बर्स्ट, मैग्नेटार्स और गैलेक्सी मर्जर्स ऐसे अनेकों लीथल एलिमेंट्स की मौजूदगी स्पेस को डेंजरस बना देती है, जो वहां जाने वाले एस्ट्रोनॉट के लिए किसी डरावने सपने से कम नहीं। लेकिन क्या हो तब जब इन सब के बावजूद एस्ट्रोनॉट स्पेस के डीप स्पेस ट्रैवल पर निकले तो? और क्या हो जब उस ट्रैवल के दौरान एस्ट्रोनॉट्स का उन लीथल एलिमेंट से सामना हो जाए? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जब अंतरिक्ष यात्रियों का कोई ग्रुप डीप स्पेस की ट्रैवल पर निकलता है तो उसे बहुत सारे अननोन डेंजरस चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन इतनी ज्यादा खतरनाक और इतनी ज्यादा एनर्जेटिक होती है कि इंसान की बॉडी तो छोड़िए, मेटल से बने हुए स्पेसक्राफ्ट को भी ये डैमेज कर सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अर्थ पर एक मैग्नेटिक फोर्स निरंतर काम करता है और इंसान अपने आप को उसी मैग्नेटिक फोर्स में सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस करता है। लेकिन स्पेस ट्रैवल के लिए जैसे ही अंतरिक्ष यात्री अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से दूर हो जाता है तो सबसे पहले उसका सामना होता है एटम फ्रेगमेंट्स, यानी कि हाई एनर्जी से युक्त परमाणुओं के टुकड़ों से। आउटर स्पेस पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड की तरह हाईली सिक्योर नहीं है और न ही ये खाली है। एटम फ्रेगमेंट्स इतने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं कि एक ह्यूमन बॉडी के डीएनए और उसके सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं। आपको बता दें कि रेडिएशन एक्सपोजर के डोज को मेजर करने के लिए मिली सीवर्ट यूनिट का प्रयोग किया जाता है। धरती से मंगल तक की वन वे ट्रिप में ये पाया गया कि एक एस्ट्रोनॉट को 0.3 सीवर्ट रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये मात्रा इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं है, क्योंकि 1 सीवर्ट रेडिएशन से कैंसर का खतरा 5.5% तक बढ़ जाता है। वहीं 8 सीवर्ट रेडिएशन से एक इंसान की जान भी जा सकती है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट चार्ल्स लेमोली की एक रिसर्च के अनुसार कॉस्मिक रेज के प्रभाव में जब एक एस्ट्रोनॉट आता है तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए ब्रेन से जुड़ी बीमारियों से जूझना पड़ता है। इस खतरनाक रेडिएशन से एक ह्यूमन के ब्रेन सेल और अन्य सेल्स को भी डैमेज पहुंचता है, जिसको ठीक करना लगभग नियर टू इम्पॉसिबल होता है। ब्रेन सेल्स के डैमेज के अलावा डिमेंटिया का खतरा, मेमोरी लॉस, डिप्रेशन, इम्प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, एंजाइटी और अनयूजुअल बिहेवियर जैसे कुछ बड़े खतरे हैं जिनसे एक एस्ट्रोनॉट को लगातार जूझना पड़ता है। रिसर्चर्स कुछ ऐसे ड्रग्स बनाने में लगे हुए हैं जिनसे एस्ट्रोनॉट्स को कॉस्मिक रेडिएशन के दुष्प्रभावों से बचाया जा सकेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक इस काम में भी लगे हुए हैं कि इन हानिकारक रेडिएशंस को दूर करने के लिए एक ऐसी शील्ड बनाई जाए जिससे इस रेडिएशन के दुष्प्रभावों को काफी हद तक कम किया जा सके। जैसे कि स्पेसक्राफ्ट की मेटल थिकनेस को बढ़ा दिया जाए ताकि कॉस्मिक रेज अंदर तक पेनिट्रेट न कर सकें। लेकिन ऐसा करने से स्पेसक्राफ्ट का वजन भी बढ़ जाएगा और उस स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने के लिए उतना ही ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा ऐसे स्पेस सूट्स को बनाने की टेक्नोलॉजी पर भी काम किया जा रहा है जिनसे कॉस्मिक रेडिएशन एस्ट्रोनॉट की बॉडी को आसानी से एक्सपोज न कर पाए। एस्ट्रोनॉट्स को एक लंबे समय के लिए एक छोटे कैबिन के आकार के स्पेसक्राफ्ट में आइसोलेशन पर रहना होता है। ये एक लंबे समय के लिए कारावास में रहने जैसी अनुभूति होती है। यही नहीं, एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप को एक छोटे क्वार्टर में कई दिनों तक साथ रहना पड़ता है। यहाँ पर अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं मिलती, बल्कि एक एस्ट्रोनॉट को दूसरे एस्ट्रोनॉट के साथ सामंजस्य बनाकर रहना पड़ता है।
इस वजह से एस्ट्रोनॉट्स के ग्रुप में कई बार आपसी मतभेद भी हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ निकटता के कारण टेंशन और पारस्परिक संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री जब एक दूसरे के साथ इतना करीब रहते हैं तो हिंसा और आपसी विद्रोह जैसी घटनाओं की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कई बार साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है ताकि डीप स्पेस ट्रेवल के दौरान एस्ट्रोनॉट्स अपने आप को तनावग्रस्त महसूस ना करें और एक सपोर्टिव एंड फैमिली एनवायरनमेंट बनाकर रखें। जैसा कि हमने पहले बात की कि आउटर स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है और आउटर स्पेस में माइक्रोग्रेविटी एनवायरनमेंट में रहने के कारण एक एस्ट्रोनॉट का इम्यून सिस्टम काफी ज्यादा वीक हो जाता है। इससे एस्ट्रोनॉट्स को इन्फेक्शंस जैसे खतरों की संभावना भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की एब्सेंस में अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट में काफी रोमांचक महसूस करते होंगे, बल्कि असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रियलिटी में एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये काफी रिस्की हो जाता है क्योंकि एक ह्यूमन बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो चुकी होती है। ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन और मसल्स इस तरीके से बने होते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी को सपोर्ट और बैलेंस प्रोवाइड की जाए और बॉडी को मूवमेंट कैसे दी जाए। जब एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में जीरो ग्रेविटेशनल फोर्स में भेजा जाता है तब वहां पर हड्डियों का ह्यूमन बॉडी को बैलेंस करने का काम पूरे तरीके से खत्म हो जाता है, जिससे बोन डेंसिटी कम होने लग जाती है। मांसपेशियां स्पेस में ट्रेवल करने के दौरान सिकुड़ जाती हैं और मांसपेशियों के द्रव्यमान में भी कमी आ जाती है, जिससे रीढ़ की हड्डी में दर्द और चलने फिरने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। असल में माइक्रोग्रेविटी ह्यूमन बॉडी की बोन्स और मसल्स को खराब कर देती है। इसलिए जब अंतरिक्ष यात्री अपनी अंतरिक्ष यात्रा से वापस लौटते हैं तो उन्हें जमीन पर चलने में बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है और कई बार तो उन्हें उठाना पड़ जाता है। ह्यूमन बॉडी पर पड़ने वाले इन प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को इंटेंसिव एक्सरसाइज से गुजरना पड़ता है। वहां पर योग भी कराया जाता है। इसके अलावा जीरो ग्रेविटी में रहने के लिए वहां ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती है। बावजूद इसके इन सभी संभावित खतरों को पूरी तरह से समाप्त करना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली जब अपने अन्य साथियों के साथ स्पेस ट्रेवल करके लौटे तो उन्हें धुंधला दिखाई दे रहा था। रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका की एनुअल मीटिंग में प्रस्तुत शोध से ये पता चला कि एस्ट्रोनॉट्स की स्पाइनल कॉर्ड में तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ी हुई पाई गई और तरल पदार्थ की बढ़ी हुई ये मात्रा आई बॉल्स और ऑप्टिक नर्व पर एक दबाव डालती है, जिससे दूरदर्शिता यानी फार साइडेडनेस की शिकायत हो जाती है। डीप स्पेस ट्रेवल के अन्य दूसरे खतरों की बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फैलने वाला संक्रमण जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट है। बहुत ज्यादा साफ सफाई करने के बावजूद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे कि माइक्रोग्रेविटी, हाई टेम्परेचर और रेडिएशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर देते हैं। हाल ही में किए गए एक रिसर्च से ये सामने आया है कि एक एयरबोर्न फंगस एस्परगिलस फर्मिगेटस जितना पृथ्वी पर पनप सकता है उतना ही ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भी जीवित रह सकता है। इसी फंगस के कारण मनुष्यों में फंगल इन्फेक्शंस फैल जाते हैं। चिंता का विषय ये भी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एस्परगिलस फर्मिगेटस की उपस्थिति से दूसरे रोग जनकों को भी सर्वाइवल में मदद मिलती है। अंततः ये एस्परगिलस फर्मिगेटस एक चिंता का विषय है जो एस्ट्रोनॉट्स की डीप स्पेस ट्रेवल में सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इससे निपटने के लिए सबसे पहले अच्छी तरह से साफ सफाई की नीतियों का पालन होना बहुत आवश्यक है ताकि ये कंफर्म हो सके कि एस्ट्रोनॉट इन घातक रोग जनकों के संपर्क में न आ सकें। अभी तक हमने शारीरिक खतरों की बात की, लेकिन स्पेस में ट्रेवल करने पर एस्ट्रोनॉट्स को केवल इन्हीं खतरों का सामना नहीं करना पड़ता है। डीप स्पेस ट्रेवल में अन्य खतरों की बात करें तो ह्यूमन एरर एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक छोटी सी गलती एस्ट्रोनॉट के जीवन को खत्म कर सकती है। क्योंकि अंतरिक्ष यात्रा काफी लंबी होती है, जिसमें एस्ट्रोनॉट को टेंशन और अनयूजुअल बिहेवियर के चलते मानव त्रुटियों की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एस्ट्रोनॉट की एक छोटी सी गलती काफी गंभीर परिणाम दे सकती है, जैसे कि स्पेसक्राफ्ट का स्पेस में ही क्रैश हो जाना, स्पेस सूट का कहीं से लीक हो जाना। इससे बचने के लिए पिछली गलतियों से हमें सीखना होगा और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को लगातार स्ट्रॉन्ग बनाना होगा।
ताकि भविष्य में स्पेस मिशंस में हमें ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल सके। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अंतरिक्ष का डीप स्पेस ट्रेवल करना कितना खतरों से भरा हुआ है, लेकिन ये एक उल्लेखनीय प्रयास भी है। हमने डीप स्पेस ट्रेवल के दौरान आने वाले कई सारे खतरों को जाना, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी, कॉस्मिक रेडिएशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ह्यूमन एरर्स। लेकिन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और रिसर्च की बदौलत हम और अच्छी योजना बनाकर संभावित खतरों को कम कर सकते हैं, क्योंकि इस यूनिवर्स में अनेकों रहस्य मौजूद हैं और इस ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए जो अंतरिक्ष यात्री डीप स्पेस ट्रेवल करते हैं उनकी रक्षा करना भी जरूरी है, और साथ ही अंतरिक्ष के रहस्यों को खोजना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। बाकी आप अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।